आज हम पढ़ने वाले हैं मानव रोग से संबंधित एमसीक्यू। गाइस, ये एमसीक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। अगर आपने इन एमसीक्यूज़ को अच्छे से पढ़ लिए तो आपको और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखो, HIV मुख्य रूप से किस कोशिका को संक्रमित करता है? ये किस कोशिका को संक्रमित करता है? ये संक्रमित करता है CD4+ टी हेल्पर कोशिका। ठीक है, देखो यहाँ पर HIV जो है CD4+ टी हेल्पर कोशिका को प्रभावित करता है। ठीक है, संक्रमित करता है। आगे देखते हैं, BCG बैसिलस कॉलमेटिक गुएरिन वैक्सीन किस रोग से सुरक्षा प्रदान करती है? ये जो होता है वो हमें TB रोग से सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये TB रोग से बचाती है हमें। आगे बढ़ते हैं, मलेरिया परजीवी का मानव शरीर में संक्रमणकारी चरण कौन सा है? मलेरिया परजीवी का मानव शरीर में संक्रमणकारी चरण कौन सा होता है? ये होता है स्पोरोजोइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डेंगू वायरस का प्रमुख वाहक कौन सा मच्छर है? डेंगू वायरस का प्रमुख वाहक ये होता है एडिज इजिप्टी मच्छर। ठीक है, देखो, इससे सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या करनी चाहिए? रुके हुए पानी को हटाए, पानी के बर्तन को ढककर रखे, मच्छरदानी या जाली का उपयोग करें, मच्छर भगाने वाले कोयल को जलाए। ठीक है, कोयल का यूज़ करे या तो जलाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रोग ऑटो इम्यून डिसीज़ है? इसमें से कौन सा होता है? ये रूमेटाइस अर्थराइटिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग होता है? हीमोफीलिया जो होता है वो होता है अनुवांशिक डिजीज़। ठीक है, ये क्या होता है? अनुवांशिक रोग होता है। देखो यहाँ पर हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त के थक्के बनने में समस्या होती है, जिससे खून अधिक समय तक बहता है। ठीक है, देखो ये सामान्य व्यक्ति का ये है, और ये देखो खून यहाँ पर रक्त का थक्का तुरंत जम जा रहा है, मतलब कुछ समय के बाद जम जाता है। लेकिन यहाँ हीमोफीलिया वाले जो रोगी रहता है उसका रक्त का थक्का नहीं जमता। ठीक है, देखो विशेषताएं, छोटी चोट में भी अधिक खून बहना, जोड़ों में दर्द और सूजन, रक्त का थक्का बनने में कमी, एक्स गुणसूत्र से जोड़ा अनुवांशिक रोग। ठीक है, ये देखो अनुवांशिक रोग जुड़ जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हेपेटाइटिस बी का प्रमुख प्रभावित अंग कौन सा है? हेपेटाइटिस बी का प्रमुख प्रभावित अंग होता है वो होता है ये होता है यकृत। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लो। हेपेटाइटिस बी एक वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से यकृत लीवर को प्रभावित करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? फंगस के कारण कौन सा रोग होता है? ये होता है ये दाद, रिंगवॉर्म। ठीक है, दाद एक यहाँ पर देखो फफूंद जनित रोग है जो त्वचा पर गोल दायरेदार लाल चकत्ते के दिखाई देते हैं। फफूंद फंगस के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर फफूंद और फंगस के उदाहरण देखो, यहाँ पर एस्परजिलस, कैंडिडा, पेनिसिलियम, ट्राइकोफाइटॉन। ठीक है, यहाँ पर बचाव के लिए क्या क्या करनी चाहिए हमें? स्वच्छता रखें, साफ तौलिया का प्रयोग करें, कपड़े धूप में सुखाएं, दूसरों की चीज़ें साझा ना करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एंटीबायोटिक किस रोग पर प्रभावी नहीं होती? ठीक है, किस रोग पर प्रभावी नहीं होती? ये वायरस पर प्रभावी नहीं होती। ठीक है, ये इस पर इन्फ्लुएंजा पर प्रभावित नहीं होती। ठीक है, ये क्या है? जीवाणु जनित रोग है। इस कारण से ये वायरल विषाणु वाले वायरस पर ये इम्पैक्ट नहीं डाल सकती। ठीक है, वायरल रोग पर इम्पैक्ट नहीं डाल सकती ये। तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रोग डिफिशियंसी डिजीज़ नहीं है? ठीक है, इसमें डिफिशियंसी डिजीज़ नहीं है। इसमें से क्या है? ये एड्स। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या लिखा गया है? ये स्क्रवी क्या होता है? विटामिन सी की कमी कारण होता है। ठीक है, और रिकेट्स किसके कारण होता है? कमी के कारण होता है। ये होता है विटामिन डी की कमी कारण होता है। ठीक है, और बेरी क्या होता है? विटामिन B1
अर्थात विटामिन बी की कमी कारण बेरी-बेरी होता है। लेकिन एड्स जो होता है ये डिफिशिएंसी डिजीज़ नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लो, यहाँ विटामिन या खनिज की कमी से नहीं होता है, यहाँ एचआईवी वायरस के संक्रमण से होता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देख लो ब्लैक लंग डिजीज़ मुख्यतः किससे संबंधित होता है? ये किससे संबंधित होता है? ये होता है कोयला खदानों में कार्य करने वाले श्रमिक से संबंधित, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से कौन सा रोग होता है? रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता से गाउट रोग हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। WHO साइलेंट किलर के रूप में किस रोग को जाना जाता है? अर्थात WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साइलेंट किलर इसको उच्च रक्तचाप को मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रोग जूनोटिक डिजीज़ है? इसमें कौन सा है? जूनोटिक डिजीज़ रेबीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइलेरिया का प्रमुख वाहक है। फाइलेरिया का जो प्रमुख वाहक होता है ये होता है क्यूलेक्स। फाइलेरिया होता क्या है देख लो यहाँ पर, ये हाथी पाँव, अर्थात जैसे कि मच्छर काटता है तो एक पैर पूरा सूज जाता है, पूरा मोटा हो जाता है, इसे ही क्या बोलते हैं? हाथी पाँव। आगे बढ़ते हैं। क्षय रोग टीबी का कारक है। टीबी का कारक क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये साल्मोनेला टाइफी क्या है? ये टाइफाइड का वाहक होता है। विब्रियो कॉलेरी होता है, कालरा का वाहक होता है, कालरा। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये होता है मलेरिया के लिए वाहक होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या मुख्यतः क्यों घटती है? डेंगू में जो होता है प्लेटलेट्स की संख्या कंटिन्यू घटना शुरू हो जाती है। ये वायरस के संक्रमण से अस्थि मज्जा जो होता है होने के कारण, प्रभावित होने के कारण, ठीक है। वायरस के संक्रमण से क्या होता है? अस्थि मज्जा में प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है, घटने लगती है। आगे बढ़ते हैं। पोलियो वायरस मुख्य रूप से शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? पोलियो वायरस जो होता है ये पोलियो वायरस मोटर न्यूरॉन्स को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं। किस रोग में कॉप्लिक स्पॉट्स दिखाई देते हैं? ये होता है खसरा में, ठीक है, मीज़ल। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी इतना ही है। तो चलिए गाइस, आपको अच्छे से तैयारी करना है गाइस, से इतना ही है। अब इतना को अच्छे से अगर आप याद रख सकते हो, इससे बाहर नहीं पूछते क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।